नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पंडित और आप देख रहे हैं जीएस मंत्रा। इस वीडियो में हम बात करेंगे ह्वेनसांग के बारे में। ह्वेनसांग चीनी यात्री। ह्वेनसांग बहुत प्रसिद्ध है, बड़े प्रश्न पूछे जाते हैं इससे, और इस समय जिन पॉइंट्स पे हम चर्चा करेंगे ह्वेनसांग के बारे में, वो सब प्रश्न या तो अति महत्वपूर्ण है या कई बार पूछे जा चुके हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। तो इसलिए जितने भी फैक्ट्स हम बताएं उनको आप नोट करते जाइएगा, प्रश्न पक्का आने हैं। ह्वेनसांग इंग्लिश में नाम लिखा हुआ है ह्वेनसांग का, ज़ुआंगज़ैंग, ठीक है। ह्वेनसांग का वास्तविक नाम था युआन च्वांग। युआन च्वांग। अंग्रेजी इतिहासकारों ने अपनी सुविधा के अनुसार उसका नाम ह्वेनसांग कर दिया। उसका वास्तविक नाम युआन च्वांग था। स्पेलिंग आप देख सकते हैं। ह्वेनसांग का जन्म हुआ था 6 अप्रैल 602 ईस्वी को। 6 अप्रैल 602 को उसका जन्म हुआ और 5 फरवरी 664 तक वह जीवित रहा। 602 से 664 तक उसका जीवन काल रहा। इस बीच वह 629 में भारत आया और 13 वर्ष तक भारत में रहा। अपने जीवन के 13 वर्ष उसने भारत में बिताए। युआन च्वांग एक चीनी यात्री था जो तांग वंश के समय भारत आया। प्रश्न पूछा जाता है वास्तविक नाम, फिर कहाँ का यात्री था, और फिर जिस समय वो भारत आया उस समय चीन में किस वंश का शासनकाल था। उस समय तांग वंश का शासनकाल था, ठीक है। तांग वंश के समय आया। तुर्क आक्रांताओं के भय से, तुर्क आक्रमणकारियों के भय से तांग वंश के सम्राट ने अपने यहाँ के नागरिकों को विदेश यात्रा पर प्रतिबंध लगा रखा था कि आप बाहर नहीं जाएंगे देश से। लेकिन फिर भी 629 में ह्वेनसांग वहां से निकल आया और 13 वर्ष तक भारत में रहा प्रतिबंध के बावजूद, ठीक है। वो आया क्यों था, उसका आने का उद्देश्य क्या था। प्रश्न आता है कि ह्वेनसांग के भारत आने का उद्देश्य क्या था। ह्वेनसांग के भारत आने का उद्देश्य था बौद्ध स्थलों को देखना और बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करना, ठीक है। बौद्ध स्थलों खासकर वो जहां पर महात्मा बुद्ध स्वयं गए थे, गौतम बुद्ध स्वयं जहां गए थे, जहां उनके चरण पड़े थे, उन स्थलों को देखना और बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए वो आया। और अध्ययन करने के बाद जब वो जाने लगा तो भारत यात्रा पर उसने एक पुस्तक लिखी, जिसकी वजह से आज हम उसको याद करते हैं ह्वेनसांग को। और पुस्तक का नाम था सी यू की। नाम नोट कर लीजिएगा इसका। प्रश्न पूछा जाता है कि आज हम ह्वेनसांग को क्यों याद करते हैं, उसकी किस रचना के लिए, सी यू की के लिए, ठीक है। उसने सी यू की नामक पुस्तक की रचना की। फिर अगला प्रश्न आता है कि जब वो भारत में आया तब किस वंश का शासन था। भारत में राजा कौन था। उत्तर भारत में हर्षवर्धन का शासन था जब वो भारत में आया, ठीक। भारत आने के बाद उसके जीवन की महत्वपूर्ण घटना अगली, 637 ईस्वी में वो नालंदा विश्वविद्यालय गया। नालंदा विश्वविद्यालय गया और वहां उसने 1.5 वर्ष तक अध्ययन किया। 1.5 साल तक वो नालंदा में अध्ययनरत रहा। और जिस समय वो नालंदा में पढ़ रहा था तत्कालीन कुलपति थे शीलभद्र जी। शीलभद्र उस समय तत्कालीन कुलपति थे। और फिर 1.5 वर्ष उसने वहां पर अध्ययन किया। फिर जब वो भारत से वापस जाने लगा, 13 वर्ष पूरे होने के पश्चात जब वो वापस जाने लगा तो वापसी के समय वो फिर से नालंदा गया और वापसी के समय उसने नालंदा में व्याख्यान भी दिया। उसने नालंदा में लेक्चर दिया, ठीक है। अब ह्वेनसांग को उसकी उपलब्धियों और सटीक यात्रा वर्णन के कारण, सटीक इतिहास बताने के कारण यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। अब समझ में आ रहा होगा आपको कितना महत्वपूर्ण है ह्वेनसांग को पढ़ना। जब आप विदेशी यात्रियों को पढ़ रहे हैं तो विदेशी यात्रियों में ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा गया है और राजकुमार का नंबर सबसे पहले आएगा जब भी प्रश्न आएगा आपको। उसके यात्रा वृत्तांत के अनुसार सूती वस्त्र, जिस समय वो आया था उस समय सूती वस्त्र के लिए मथुरा, अर्थात हर्ष के शासनकाल में सूती वस्त्र के लिए मथुरा बहुत प्रसिद्ध था और रेशमी वस्त्र के लिए वाराणसी बहुत प्रसिद्ध था, ठीक है। सूती वस्त्र, मथुरा, रेशमी, वाराणसी। थानेश्वर की समृद्धि का कारण उसने बताया कि वहां का जो व्यापार होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वहां का, वो थानेश्वर की समृद्धि का बहुत बड़ा कारण है। रेशम के लिए कौशेय शब्द का प्रयोग किया जाता था गुप्त और गुप्तोत्तर काल में, उसके वर्णनों से पता चलता है। ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं, ये फालतू नहीं बता रहा हूं। ये जितनी भी चीजें हैं ये पीसीएस लेवल की परीक्षाओं में पूछी जा चुकी हैं कई राज्यों में, ठीक है। गुप्त और गुप्तोत्तर काल में रेशम के लिए कौशेय शब्द का प्रयोग किया जाता था, ठीक। उसके वृत्तांतों के अनुसार व्यापारिक मार्गों पर, घाटों पर और बिक्री की वस्तुओं पर टैक्स लगाए जाते थे, कर लगते थे। किस पर, व्यापारिक मार्गों पर, घाटों पर और बिक्री की वस्तुओं पर, जो उसने लिखा था।
सड़क पर आवागमन पूर्णतया सुरक्षित नहीं था। ऐसा नहीं था कि सड़क पर आवागमन पूर्णतया सुरक्षित होगा। और न्याय प्रणाली जो थी उसमें दोषी और निर्दोष सिद्ध करने के लिए दिव्य परीक्षाएं ली जाती थी। दिव्य परीक्षाएं अर्थात अग्नि का प्रयोग किया जाता था, जल का प्रयोग होता था, विष परीक्षा ली जाती थी। ठीक है, तो निर्दोष सिद्धि के लिए दिव्य परीक्षाएं ली जाती थी, उसने लिखा था। और बौद्ध धर्म का उसने अध्ययन किया था। और जब हर्ष ने कन्नौज में धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया तो उसने उस सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। इतना महत्वपूर्ण विदेशी यात्री था वो कि हर्ष ने कन्नौज में धार्मिक सम्मेलन की योजना बनाई, तो उस आयोजन का अध्यक्ष ह्वेनसांग को बनाया गया था। ठीक है, उसने पुलकेशिन द्वितीय और हर्ष के युद्ध के बारे में भी लिखा है। हमको पुलकेशिन द्वितीय और हर्ष के युद्ध के बारे में कैसे जानकारी मिलती है? जब दक्कन की तरफ हर्ष बढ़ने लगा और उधर से पुलकेशिन उत्तर की तरफ बढ़ने लगा तो दोनों में टकराव हुआ, तो उस युद्ध के बारे में हमको जानकारी मिलती है ह्वेनसांग के विवरण से। ठीक है, ह्वेनसांग ने सीयूकी लिखी थी। और फिर 13 वर्ष के बाद वो वापस गया, लेकिन जब वो वापस गया तो वो एक अपराध करके आया था, अर्थात उसने प्रतिबंध के बावजूद विदेश यात्रा की थी, इसलिए उसको दंडित किया जाना चाहिए था। लेकिन उसके कार्यों से प्रसन्न होकर के सम्राट ने उसे दंडित नहीं किया, बल्कि सम्राट ने उसे अपना आध्यात्मिक सलाहकार बना लिया। चीन जब वो वापस गया तो वो सम्राट का आध्यात्मिक सलाहकार बन गया। ठीक है, तो उसने अपने जीवन के 13 महत्वपूर्ण वर्ष अर्थात अपनी पूरी युवावस्था भारत में बिताई। 62 वर्ष उसका जीवन रहा, जिसमें से 13 वर्ष युवावस्था में वो भारत में रहा। उसने इतने कार्य किए। आपको एक एक पॉइंट नोट होना चाहिए, इसमें कम से कम आपको 25 से 30 क्वेश्चंस बनेंगे। कोई ना कोई तो परीक्षा में जरूर पूछा जाता है। ह्वेनसांग बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर विदेशी यात्रियों से क्वेश्चन आया तो ह्वेनसांग आना है। ठीक है, तो चलिए, समय आने का समय, चीन का राजा, भारत का राजा और नालंदा, सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र, और उसके बाद उसकी वापसी का समय, पुलकेशिन और हर्ष का युद्ध, ये सब आपको याद होना चाहिए। तो इनको याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, और फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।